नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है ज़ोरों शोरों से गवर्नमेंट के द्वारा करी जा रही है। हम सभी को आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए तैयार रहना चाहिए। वो अलग बात है कि जो भर्ती है वो वापस कोर्ट पहुंच गई है। ओके, एट द एंड एग्ज़ाम तो आपका होगा ही। हम किस बात का वेट करें, हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल रेडी रखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में हुआ था, तब से अब तक जितने भी बच्चे हैं सब रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कंपटीशन जो है वो काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। ओके, हमें किसी भी मोमेंट अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, एंड नोटिफिकेशन का आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। रेडी हो जाइए आप अपनी आने वाली शिक्षक भर्ती, एक शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए। आज के सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों, जैसा कि हम कोई भी प्रिपरेशन करने को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या हमसे पूछा जा सकता है, क्या हमसे पूछा गया है। उसी सीरीज़ में आपके लिए आज एक 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आपके सामने सॉल्व किए जाएंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल होता कैसा है। ओके, विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि बात करें हम लोग सिलेबस की, तो सिलेबस जो है सुपर टेट का, यूपी शिक्षक भर्ती का काफ़ी वास्ट होता है। 13 से 14 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ओके, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट सोशल साइंस, मैथ, सीजीपी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, चाहे 5 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएं, लेकिन आपसे प्रॉपरली वो सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो हमको को हर एक सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनानी है। ओके, टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं वो आपके आते रहेंगे, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, फर्दर वीडियोस के लिए बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आपको इसमें 99 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज सेक्शन शुरू होता है, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आती है। क्वेश्चन है ये हिंदी से रिलेटेड। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शंस हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्रिया। ओके, कृदंत प्रत्यय क्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ओके, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्याकरण, ऑप्शन नंबर 2। ओके, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शास्त्रज्ञ हम सभी जानते हैं जो शास्त्र जानता हो, राइट। बहुज्ञ होता है वो जो बहुत जानता हो, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होता है जो विज्ञान जानता हो, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्ता। कौन थे सरस्वती पत्रिका के संपादक? ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2, राइट। इम्पॉर्टेंट पत्रिका की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पत्रिका है समन्वय, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम सभी ने देख ली।
नेक्स्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखें तो कवि वचन सुधा। ओके, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाल मुकुंद गुप्त की है बंगवासी, बंगवासी। ओके, सो ये कुछ बाकी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल मुकुंद गुप्त की इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ओके, बताना है आप सभी को। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुरस्कार इन्हें 1968 में मिला था। ओके, नेक्स्ट है कि इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला और वो मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, राइट, 1960 में। पद्म भूषण की उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया गया, राइट। सो ये था इन सारी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्ता, महत्व या फिर महती। स्केल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। त्वा प्रत्यय जोड़ने पर आपका महत्व हो जाता है। ओके, महनीय में ई प्रत्यय है। ओके, ई, राइट। महत्ता में आपका त प्रत्यय है। महती में आपका ई प्रत्यय है। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महत्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो डिटेल में चैनल पर हिंदी अवेलेबल है, आप चाहें तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, डेडिकेटेड, अलंकार, प्रत्यय, ये सारे ही टॉपिक डिटेल में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल हैं। सो अपने अगले प्रश्न की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीज पावन काल, आदिकाल, वीर गाथा काल या फिर चारण काल? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीज पावन काल। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पावन काल कहा है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए आदिकाल, तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल बोला, राम कुमार वर्मा ने चारण काल बोला। ओके, सो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वीर गाथा काल की संज्ञा आदिकाल को किसने दी है, तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी या फिर अरबी? सो जितना सिंपल क्वेश्चन ये दिखता है उतना ही कंफ्यूजिंग है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फारसी। ओके, कई बच्चे संस्कृत टिक कर देंगे, लेकिन फारसी आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी शब्द फारसी का है जिसका अर्थ होता है हिंदी या फिर हिंद। ओके, फारसी में जो सा है उसे हा उच्चारित करते हैं, यानी सा को वो लोग हा पढ़ते हैं, राइट, इसलिए हिंदी पढ़ा। ओके, सिंधु को हिंदू बोलते थे। सो इस तरीके से ये आपका फारसी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, आपको बताना है। ओके, आँख, पाँव, गांव या ग्रह? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रह। ओके, ये आपका तत्सम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सो अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे गद्यांश से रिलेटेड हैं। ओके, सो आने वाले कुछ क्वेश्चंस आपके पैसेज से रिलेटेड हैं। पैसेज है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। ओके, हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ वाली बन गई है। ओके, सो ये था पैसेज और अब है पैसेज से रिलेटेड प्रश्न का आंसर। अगर आप पैसेज को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर देना बहुत ही सरल हो जाता है। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया है। सो क्लियरली दिया गया है पैसेज में पाखंड और दिखावे को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो वो हम खुलकर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा पैसेज में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा अलंकार से रिलेटेड। ओके, सो आपको एक प्रश्न तो अलंकार से देखने को मिलता ही है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। कौन सा अलंकार है आपको बताना है, अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या फिर रूपक। सो उपयुक्त पंक्तियों में हमारा रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यह पंक्तियाँ जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करना है। ओके, सो और उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं आपको बताना है। ये सुंदर लाइन किस कवि के द्वारा बताई गई हैं, केशव दास, बिहारी लाल, सेनापति या फिर आचार्य दंडी। ओके, सो किसके बारे में है, सो ये आपकी बताई गई है केशव दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका शब्द है वो सरस्वती का पर्याय नहीं है, आपको बताना है, यानी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा पानी, भारती, वाग्देवी या फिर जानवी। सो बहुत सरल क्वेश्चन है ये। जानवी जो है वो आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ओके, सरस्वती के आपके पर्यायवाची हैं जैसे गीरा, शारदा, भारती, वीणा पानी, विमला, वागेश्वरी, वागीश आदि। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हैं ये पद आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 4 उत्तम पुरुष। जो सर्वनाम में प्रयोग बात कहने या बोलने वाले अपने लिए करते हैं वो होते हैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा। राइट। सो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है महाप्राण व्यंजन कौन से हैं।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ख, छ, ठ, थ और फ। टोटल महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है। ओके, सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब प्रथम शब्द संज्ञावाची हो और आपका द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ओके, सो कौन सा समास होता है आपको बताना है। द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। अलंकार और समास इन सभी पे डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्विगु, यानी ऑप्शन नंबर 1। जहाँ हमारा पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण होता है वहाँ हमारा द्विगु समास हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में आपका कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण, दृष्टांत। सो ये जो हमारी पंक्तियां हैं ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित हैं। ओके, और अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जब दो विरोधी पदार्थ का संयोग आपको एक साथ दिखाया जाता है तो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपको बताना है। सो सिंपल सा है, पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह डैश जिसे हम लोग कहते हैं वो होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में आता है? यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। बुद्धिमान जो है वो क्या है? सो सिंपल है, बुद्धिमान एक विशेषण है। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवयित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। क्या होगा सही स्त्रीलिंग कवि का? ये प्रश्न आपका शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है कि कवयित्री कैसे सही लिखा जाएगा। ओके, सो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं संस्कृत के क्वेश्चंस पे। संस्कृत के आपको एक श्लोक दिया गया है, उसका आपको उत्तर देना है। शैले शैले ना माणिक्यम, मौक्ति कम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम, ना बने बने। अस्मिन् श्लोके सर्वत्र केना भवन्ति। सो आपको बताना है कि ये जो श्लोक में आपसे ये पूछा गया है कि सर्वत्र क्या नहीं होता, यानी हर जगह क्या नहीं होता, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधवो, ऑप्शन नंबर 2। संसार में मनुष्यों की कमी ना होने पर भी साधु पुरुष नहीं मिलते। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्योदया पद में समास क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। नीलोत्पलम में आपका समास है कर्मधारय, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दास्यति क्रियापद में लकार है? लट, लोट, लृट या फिर विधिलिंग। कौन सा लकार है दास्यति में आपको बताना है। थर्ड ऑप्शन लृट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उदेति सेविता ताम्रः एवं अस्तमेति च, संपत्तो विपत्तो च,
महताम एक रूपता, अर्थात सूर्योदय के समय और अस्त के समय लाल रंग का होता है, उसमें उन्नति और विपत्ति दोनों में महान एक रूपता होती है। सो आपको बताना है कि सविता कैसे उदय होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रा यानी लाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है आपका कि पितृस्वसा का अर्थ क्या होगा। पितृस्वसा का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, यानी आपका ये एक, जैसे हम लोग बुआ चाची ऐसे रिलेशन में बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में आपका एक पितृस्वसा को क्या कहते हैं बताना है आपको। सो सबसे पहले बात करें चाची की, तो आपका कहते हैं पितृव्या। ओके, होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बुआ। ओके, अगला है आपका मौसी, जिसे कहते हैं मातृस्वसा, चाची को कहते हैं पितृव्या, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है गम धातु ऋट लकारम मध्यम पुरुष बहुवचनस्य रूपमस्ति। ओके, गम धातु लिट रकाल मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गमिष्यथ। ओके, गमिष्यति गमिष्यथा गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथाः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा, ये आपका पूरा। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है। 14, 13, 15, 10 क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों की जो है उनको बताया है। ओके, जिन्हें हम प्रत्याहार सूत्र और चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गाह पद में विभक्ति वचन है, तो गाह पद में आपका जो विभक्ति वचन है वो है द्वितीया और बहुवचन। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो जो गाह है इसका अर्थ होता है आपका गाय। ओके, गाय जो है आपका ये ओकारांत शब्द है यानी गो। तो यहाँ पे आपको गो की सारी ही जो विभक्तियाँ हैं और वचन हैं उन्हें आपको समझना होगा, तब आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइट, अगला प्रश्न है हसंती पद में प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय हसंती पद में होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, सो अगले कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से पैसेज से रिलेटेड हैं। ओके, आपको ये पैसेज दिया गया है। पैसेज है, पॉवर्टी इज़ क्रूअल बट इट इज़ क्यूरेबल, द ओनली नोन क्योर इज़ इकोनॉमिक pragmatism instead of woolly ideology. In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit. We have opportunities multiply when they are seized. They die when neglected. We have barely tapped our immeasurable potential for growth. Immense manpower, superb skills, and enterprise are to India what oil is to the Middle East. The only difference is that the oil will be depleted one day, but our human resources will never be. So ये आपका पैसेज है। पैसेज से रिलेटेड आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट। अगला है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड डिप्लीट। ओके, डिप्लीट का अपोजिट बताना है। तो डिप्लीट का अर्थ होता है आपका घटना, ओके, डिक्रीमेंट, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा रीजनरेट, यानी कुछ नया बढ़ना, बढ़ना। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव, यहाँ पे आपका स्पेस दिया गया है, डैश कंट्री। क्या होगा करेक्ट आंसर? वन के साथ हमेशा आपका वंस आता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन शुड लव वंस कंट्री। ओके, अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन द इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 एंड 24। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक while he was away. Question number 35. Identify the direction narration of the given sentence. Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away. So क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। इनफ आपको बताना है क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या फिर नाउन है। सो यहाँ पे इनफ जो है वो एक एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स अ हर्मिट। सो सब्जेक्ट हमेशा पर्सन होता है और अ थिंग होता है विच इज़ डूइंग, परफॉर्मिंग और कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ वर्ब। ओके, जो हमारे वर्ब के एक्शन को कंट्रोल, परफॉर्म या कर रहा हो। सो यहाँ पे आपका हर्मिट सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। यहाँ पे जो आपका वर्ब है उसे पास्ट टेंस में चेंज करना है। ओके, सो हाइड को हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे तो हिड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये साइन देखते ही आप इसे एक्सक्लेमेटरी डिक्लेयर कर दो। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ही इज़ एन यूरोपियन सिटीजन and 1 rupee note is rare to find. I donated a unit of blood. An FIR was lodged against him. So सबसे करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर 4 वाला, an FIR was lodged against him. अगला सवाल है अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जी के सेक्शन से। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताना है आप सभी को। अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी रहमत किदवई, बरुद्दीन तैयब जी कौन थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। सो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से घायल हुए नेता का नाम बताइए। ओके, साइमन कमीशन के दौरान जो घायल हुए थे उनका नाम क्या है। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत या फिर
डॉक्टर सत्यपाल या फिर डॉक्टर किचलू? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम अवधि तक लंबित कर सकती है। कितने अधिकतम दिन के लिए? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन? तो 14 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? कन्याकुमारी की जो लोकेशन है वो आपको बतानी है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। सो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के वो नॉर्थ साइड है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 एगुलस धारा आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, असम, सिक्किम या मेघालय? नाथुला आपकी दुनिया की सबसे ऊंची आवागमन के लिए योग्य सड़कों में से एक है। ओके, नाथू का अर्थ होता है आपका कानों से सुनना और ला का अर्थ होता है दर्रा, राइट। यह आपके सिक्किम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? ऊपर क्वेश्चन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट और दर्रा यानी पासेस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर बात करें हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 2 इम्पॉर्टेंट जो हैं दर्रे पासेस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है जोजिला, दूसरा है बनिहाल दर्रा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपके सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा 2 इम्पॉर्टेंट हैं। अगला उत्तराखंड से 2 इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला माना दर्रा, दूसरा नीति दर्रा। ओके, सिक्किम में एक दर्रे की तो हम लोगों ने बात कर ली, नाथुला दर्रा, और दूसरा है आपका जेलेब दर्रा, राइट। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, दर्रे हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, राइट। क्वेश्चन था, भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है घरेलू उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ? 1920, 1925, 1930 या फिर 1935? काकोरी केस जो है आपका वो हुआ था 1925 में। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, दुधवा नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, इसकी स्थापना आपकी 1936 में हुई थी और इसका नाम पहले था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है, खाद्य लवण किससे बनता है? ये बनता है आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक
से। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाती है तो इसका नया संवेग कितना होगा? ओके, सो P इज इक्वल टू mv एंड काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv²। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आपको जो मान है वो 2 गुना होता मिल जाएगा, यानी प्रारंभिक मान का 2 गुना होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति डैश है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो अनुदैर्ध्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में डैश है। सो लंबाई की वह यूनिट जो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है वह आपका 1 माइक्रोन कहा जाता है। ओके, माइक्रोन आपका ऐसे शो होता है, ये सिंबल है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय क्षेत्र जिसमें ओजोन परत निहित है उसे क्या कहा जाता है? ओजोन आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश में श्वास रंध्र का उपयोग सांस लेने में किया जाता है। फिश, अर्थवॉर्म, इनमें से किस में होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तिलचट्टा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस एक सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कण की स्थिति समय के साथ संबंध x 6t² - 5t के अकॉर्डिंग अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में है और t सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग t0 पर है, कितना होगा आपको बताना है, वेग कितना होगा। सो विस्थापन आपका होता है स्थिति में परिवर्तन। ओके, वेग होता है जिस दर पर स्थिति बदलती है, राइट। सो v इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं हो जाता है dx/dt। x की वैल्यू ये हमें दी है, यहाँ पे पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और t 0 रखने पर, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 12t - 5, राइट। जब t यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 12 0 - 5, यानी हमें v मिल जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, राइट। -5 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। सो ये होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल होता है, रतौंधी इसकी कमी से होने वाली एक डिसीज़ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी में 4.4 ग्राम CO2 का आयतन होगा, तो ये होगा आपका 2.24 लीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है? सबसे दुर्बल बल, बल की SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए, न्यूटन होती है। ओके, और बल एक आपकी भौतिक राशि है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और सबसे कमज़ोर बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं OP रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, SY कुरैशी।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ओके, बात करें करंट में, तो करंट में जो चुनाव आयुक्त हैं आपके वो हैं राजीव कुमार। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ओके, मेजर ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाकाव्य बुद्ध चरितम किसने लिखा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। लेकिन अब आपसे 2018 का नहीं 2024 का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये थीम थी आपकी भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो 2024 की जो थीम थी आपकी, आप नोट कर लीजिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी 2018 में? ओके, सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 133, यानी ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अब 2018 का नहीं 2024 की रैंक आपको जाननी है। 2024 की रैंक है 126। ओके, 126th रैंक है इंडिया की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नाथ पंथ नामक पंथ के प्रवर्तक कौन थे? सो ये थे आपके मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? गरबा, चरकुला, जवारा या फिर यक्षगान? सो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। ओके, यक्ष का गीत कहते हैं। ओके, इसकी उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य के शाही दरबार में हुई थी। राइट, अगर देखें ऑप्शन नंबर 3 तो जवारा, जवारा आपका एक फसल का नाम है, ठीक है, अनाज है। चरकुला, चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है आपका चरकुला। गरबा तो हम सभी जानते हैं गुजरात में होता है। राइट, सो अब बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस की ओर। राइट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो बात करें, टोटल 8 इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपसे एग्ज़ाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। राज्य है आपका तमिलनाडु। राइट, सो उसमें आपका भरतनाट्यम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका होता है कुचिपुड़ी। अगला है आपका केरल। केरल में आपके आते हैं दो नृत्य आते हैं केरल में, पहला कथकली, दूसरा मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका ओडिसी होता है। अगला है उत्तर प्रदेश, इसका तो हम सभी जानते हैं कथक। राइट, नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर का होता है मणिपुरी। और अगला है असम। असम का होता है सत्रिया नृत्य। ये कई बार इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। असम का होता है सत्रिया नृत्य। राइट, सो ये थे हमारे 8 इम्पॉर्टेंट नृत्य जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तमिलनाडु का एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। केरला के 2 हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। उड़ीसा का ओडिसी। उत्तर प्रदेश का कथक। मणिपुर का मणिपुरी। असम का सत्रिया नृत्य। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा आपका यक्षगान, यानी ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर है जो कि जिसमें आंतरिक दीवारों में चित्रों के साथ मूर्तिकला है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां हवाई अड्डा स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड या सिक्किम? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका खुर्जा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 के लिए सम्मानित किया गया है? भारत वाटवानी, ब्रूस रिटमैन, रॉबर्ट लैगलैंड्स, रिचर्ड एच थेलर। 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है भारत वाटवानी को। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ओके, और अब आपसे पूछे जाएंगे 2024 के रेमन मैग्सेसे, ना कि 2018 के। 2024 के इम्पॉर्टेंट आप नाम देख लीजिए। भूटान के कर्मा फुंडसो जिन्हें रेमन मैग्सेसे मिला है। दूसरे हैं वियतनाम के न्यूगेन फ्यूंग जिन्हें मिला है। थर्ड है इंडोनेशिया की फरवीज़ा फरहान जिन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे। अगले हैं जापान के हायाओ मियाज़ाकी। जापान के हायाओ मियाज़ाकी। ओके, और नेक्स्ट है थाईलैंड के ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को प्रदान किया गया है। ओके, सो भूटान, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड, इन 5 जगह के लोगों को रेमन मैग्सेसे मिला है। सो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे मिला? ओके, भारत भारती पुरस्कार किसे मिला आपको बताना है। सो ये मिला था आपका डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। अब करंट में आपसे पूछा जाएगा 2024 के, तो ये मिला है रामनाथ त्रिपाठी को। ओके, कंप्लीट अपडेटेड आपको इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, आप सभी शेयर नहीं करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? सो वो था साहित्य। ओके, और 2024 के नोबेल अभी दिए नहीं गए हैं, अक्टूबर में आपके ये अनाउंस होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2017 के 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? सो ये मिला था आपका विलेज रॉकस्टार को। ओके, बात करें 2024 की, तो इस बार मिला है द प्ले। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? सो ये हुआ था आपका कैटोविस, पोलैंड।
आज की यानी करंट की बात करें तो 2024 में जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कोपा आपका आयोजित हुआ है बाकू में, जो कि अज़रबैजान की कैपिटल है, अज़रबैजान। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 11 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश में रामायण सर्किट शुरू किया? सो ये शुरू किया था आपका नेपाल में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कालिदास को जाना जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं जैसे शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में कुंभ मेला कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया था आपका 2017 में, 2017 में। ओके, कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? कथकली आपका जो इम्पॉर्टेंट है ये आपको बताना है। ऊपर हम लोग काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य डिस्कस कर चुके हैं, सो आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। आंसर आपका केरला हो जाएगा। ओके, डिटेल में आपको ऊपर समझाए हैं, सो आप उन्हें एक जगह नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौरभ चौधरी किस खेल से जुड़े हैं? सौरभ चौधरी जुड़े हैं निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, हमने अपने कई और प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चंस डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 182 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। क्वेश्चन है भारत की पहली इंजन रहित रेल अब तैयार है, इसका नाम क्या है? भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन 18 उसका नाम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ट्रेन 18 को हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, वंदे भारत एक्सप्रेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? समिट, सायरा, मेहर, प्रत्यूष। सो प्रत्यूष की स्थापना आपकी पुणे में हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 प्रत्यूष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 90वें 19th ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो वो है आपकी द शेप ऑफ वॉट। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी प्रकाशित होती है। ओके, सो 2018 में जो भारत की रैंक थी वो थी 130। 2024 की आपसे पूछी जाएगी करंट, सो वो है 134। भारत ने बहुत प्रगति करी है। ओके, 134 रैंक पर आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? संजय बारू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को, इसमें उनके बारे में, उनकी भारत की नीति के विश्लेषण के बारे में दर्शाया गया है और संजय बारू ने लिखा है। राइट, अगला है बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, किसके द्वारा लिखी गई है? सो ये है आपका करेक्ट आंसर 4 नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है कि उपन्यास के लेखक कौन है? मिल्कमैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना बर्न्स। ओके, मिल्कमैन आयरिश लेखक अन्ना बर्न्स द्वारा लिखा गया उनका तीसरा उपन्यास है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे
सुपर टेट का प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका जल्द ही आएगा। सो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।